नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके एग्ज़ाम के लिए यानी टीजीटी, पीजीटी और सामाजिक विज्ञान में जो लोग अपना अर्थशास्त्र और भूगोल विषय रखे हैं उनके लिए ये सीरीज़ बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे महत्वपूर्ण है। बस देर नहीं करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सौरमंडल का सेकंड और अंतिम है, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ठीक, तो देखिएगा इसके बाद आपको सौरमंडल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, जो चीज़ें आपको लगे कि ये कठिन है, ये फिर से देखने की ज़रूरत है, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। फिर सौरमंडल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो आइए तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर, देखिए आपकी तैयारी सौरमंडल में कितनी है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन ये लगा है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। देखिए अगर सूर्य की सतह का तापमान देखा जाए 2000 अंश सेल्सियस, 3000, 4000, 5000 अंश सेल्सियस की बात कर रहा है। ठीक है, 2000, 3000, 5000, तो इसमें से जो ऑप्शन है, ठीक है, इसमें से आप सही करेंगे 5000, लेकिन ये रियल में सही नहीं चूंकि ऑप्शन में दिया है और ये सही के करीब है। ठीक है, दरअसल जो सूर्य की सतह का तापमान यानी प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल का तापमान जो होता है वो 6000 अंश सेल्सियस होता है। 6000 अंश सेल्सियस होता है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बना है, 5000 अंश सेल्सियस दिया है। अगर आगे के एग्जाम में 6000 देगा तो वो मारिएगा, क्योंकि वास्तव में कितना 5730 है, जिसको हम 500 से ऊपर है तो 6000 मान सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम में 6000 पूछा गया। पृथ्वी की सतह पूछ ले, फोटोस्फीयर पूछ ले, प्रकाश मंडल पूछ ले, ठीक है, कुछ भी पूछे तो आपका जवाब यही आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहां से बनेगा। प्रकाश मंडल का तापमान पूछे तब भी यही सही है, सूर्य की सतह का तापमान पूछे तब भी यही सही है, और यदि प्रकाश मंडल का तापमान पूछे तो भी यही सही है। ठीक है, 100%। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। चूंकि यूपी के अधिकतर लोग हिंदी भाषी होते हैं तो कभी कभी अंग्रेजी से दिक्कत आ जाती है, तो दोनों चीज आपको मैंने क्लियर कर दी। और देखिए कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? ये देखिए मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। और ये आप कतई जब ऐसे जनरली किताब पढ़ रहे होंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है देखिए 12 मीर। कौन है? 12 मीर है। ठीक, बाकी जो भी हैं जैसे भारा भी हैं, ये किरातार्जुनियम के लेखक हैं, ये कवि हैं। आर्यभट्ट को गणितज्ञ भी कहते हैं, खगोलज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्मगुप्त भी खगोलज्ञ हैं और गणितज्ञ भी हैं। समझ में आई बात? तो इस प्रश्न का आंसर आपका होगा 12 मीर। ठीक, अब यहां कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले ब्रह्मांड का अध्ययन किसने किया, या ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी किसने कहा है। ठीक है, ये प्रश्न आ जाए। ठीक, देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकता है, लिखेंगे सूर्य केंद्रित सिद्धांत
किसने दिया, ये क्वेश्चन आ जाए। फिर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आप जानिएगा। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में अगर कुछ कोई कहा था तो वो थे टॉलमी। कौन थे? टॉलमी। ठीक है, टॉलमी। और टॉलमी ही एक समझदार भूगोलवेत्ता रहे हैं, क्योंकि उस समय जब पोप और पादरियों का जमाना था, लोग ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी ज्ञान ध्यान की बातें नहीं, उसको अंधकार युग कहा जाता है, ठीक है, भूगोल में। तो यही आदमी टॉलमी जो थे, वो चूंकि जान रहे थे कि पृथ्वी का अध्ययन बहुत जरूरी है, इसलिए भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता। बहुत चर्चित परिभाषा है। मतलब इस भूगोल को उन्होंने स्वर्ग से जोड़ा, तब इस पर अध्ययन शुरू हुआ। समझ में आई बात कि ईश्वर की बात की जा रही नहीं। पोप और पादरियों का जमाना था, जो धर्म से इतर गया उसको तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो यही टॉलमी जो थे, टॉलमी जो देख रहे थे, वही इन्होंने लिख दिया। आप पृथ्वी पर देखेंगे, क्या दिखेगा आपको? पृथ्वी पर देखेंगे तो पृथ्वी पर आप हैं और सारे नक्षत्र, ग्रह, तारे, सूर्य सब इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सूर्य आपको पूरब से पश्चिम जाता दिखाई दे रहा है। इन्होंने ही, टॉलमी ने सबसे पहले बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है, जिसको हम जियोसेंट्रिक या पृथ्वी केंद्रिक परिभाषा कहते हैं। क्या इसका नाम क्या है? जियो सेंट्रिक भी कहते हैं इसे, जियो सेंट्रिक या पृथ्वी केंद्रिक सिद्धांत कहते हैं। ये कौन दिया है? टॉलमी ने। इसको भी कौन दिया? टॉलमी ने। ठीक है, आप ऐसे भी फिगर देख सकते हैं इसका। ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ये देखिए, ये पृथ्वी है और इसका चक्कर आपका सूर्य लगा रहा है। सूर्य, ये किसने कहा? ये टॉलमी ने कहा। बाद में जब कॉपरनिकस ने, ये सूर्य केंद्रित किसने दिया है? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ये आते हैं तो इन्होंने अपने अध्ययन बताया कि नहीं, ये गलत है। सूर्य केंद्र में है। कौन? सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न आपके सही। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत किसका है? जॉर्ज लेमेंटर का है। ठीक है, बिग बैंग थियरी, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत, ठीक है, बिग बैंग थियरी, ठीक है, किसका है? जॉर्ज लेमेंटर का। क्लियर? तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये केवल 25 क्वेश्चन नहीं, आपको कम से कम 100 क्वेश्चन के करीब जाएगा। क्लियर? केवल आप धैर्य से पूरा वीडियो देखिए। पूरा न रिवीजन करवा दिया तो फिर एग्जाम टाइम एकेडमी का नाम नहीं। ठीक, चैनल को करना क्या है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना। कह रहा कि प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? प्रथम सूर्योदय का देश, अब देखिए, जो ये देश हैं, इनमें से स्थिति के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक, तो जो देश सबसे ज्यादा पूरब में होगा वहां सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ेगी। समझ में आई बात? तो ये सभी देश को अगर देखेंगे मानचित्र पर, तो आपको इसमें से जापान, कौन सा जवाब पहले आप लगा लीजिएगा, फिर कॉन्सेप्ट के साथ सुनिएगा। जापान आपको सबसे पूरब में दिखाई देगा। सूर्य की किरण सबसे पहले इसी देश पर पड़ती है, इसलिए इसे प्रथम सूर्योदय का देश कहते हैं। प्रथम सूर्योदय का देश कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां से जैसे ये आपको प्रश्न आ गया। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है? जैसे
मध्य रात्रि का सूर्य, एक क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है मध्य रात्रि का सूर्य। मध्य रात्रि का सूर्य का मतलब होता है आधी रात में भी सूर्य दिखाई देता है लेकिन उसकी रोशनी नहीं, उजाला नहीं होता। ठीक, ये क्षेत्र नॉर्वे में है। नॉर्वे चूंकि बहुत ऊंचा स्थित देश है, ठीक है, तो सूर्य तो वहां दिखाई देता है लेकिन दूर से देखने पर, लेकिन उसका प्रकाश नहीं आ पाता, इसलिए रात ही होती है। तो आधी रात में सूर्य लोगों को नजर आता है, वहां के लोगों को नहीं, उससे दूर के लोगों को। और ये कब होता है? 21 जून को। यह स्थिति कब होती है? 21 जून को। क्लियर? मध्यरात्रि सूर्य कहां? नॉर्वे। इसका जवाब क्या होगा? नॉर्वे। ठीक, यहां से प्रश्न ये पूछा जा सकता है। फिर कह रहा है प्रातःकालीन शांति भूमि। प्रातःकालीन शांति भूमि, ठीक है, किसे कहते हैं? ये सब मिसलेनियस टाइप के हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कोरिया को प्रातःकालीन शांति भूमि कहते हैं। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। सफेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? थाईलैंड। थाईलैंड कहते हैं। मिसलेनियस कुछ भी पूछ ले आपका गलत नहीं जा। हजार झीलों का देश, हजार, फिनलैंड को, हजार झीलों का देश फिनलैंड, ठीक है, हजार झीलों पूछा गया क्वेश्चन है का देश फिनलैंड। ये सब उत्तरी महासागर में है। फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है। और स्वर्णिम पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा की अगर बात करें तो ये कहां है? म्यांमार में है, म्यांमार, ठीक है। तो मध्यरात्रि पूछ दे नॉर्वे, प्रातःकालीन शांति भूमि कोरिया, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, हजार झीलों का देश कौन है? फिनलैंड, और स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है पृथ्वी की अपनी कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी, सूर्य के सबसे निकट, तब उसे निकट यानी पास होगी तो उसे पेरीहीलियन अंग्रेजी में कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे क्या? उपसौर, ठीक है, उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर। ये इसका जवाब है। लेकिन मैं सारे का जवाब आपको बता देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखने की जरूरत है। कैसे? देखिए, एकदम फिगराइज कर देता हूं। ये आपका क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है, ठीक। और ये पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी, देखिए ये पृथ्वी है और ये है आपका सूर्य, सूर्य नहीं, ये भी पृथ्वी है, देखो ये भी क्या है? ओ सॉरी, कलर, ये भी पृथ्वी है, पृथ्वी। अब क्या है? यह दूरी चक्कर लगाते लगाते इस स्थिति में आता है कि यह दूरी आपको कम दिखाई दे रही है। तो जब पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर रहे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसौर, उपसौर कहते हैं। या अंग्रेजी में पी फॉर पास समझिएगा, पी फॉर पास, पेरीहीलियन, पेरीहीलियन, हीलियन, हीलियम गैस सबसे, हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस के कारण ही सूर्य में ऊर्जा है। हीलियम शब्द लगाए तो जान लीजिए सूर्य से पूछ रहा है संबंध। किससे? सूर्य से। ये कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी पूछा गया क्वेश्चन बार बार। आगे देखिएगा, मैं अगर इसकी बात करूं, ये देखिए अधिक दूरी है, ये पास है, क्या है? पास है।
ये दूर आपको लग रहा है, दूर, तो इसे हम कहते हैं अपशोर, अपशोर, अपशोर कहते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो अपेहिलियन कहते हैं, अपेहिलियन। अवे मतलब दूर होता है, ऐसे समझिएगा, अपेहिलियन, अपेहिलियन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये लिखा है अपेहिलियन, अपशोर। अब आपको बात समझ में आ गई। ये कब होता है? ये 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई, 4 जुलाई, कुछ भी पूछा जा सकता है 4 जुलाई को। एक चीज और, ये तो हो गया आपका क्या, अपशौर और उपशौर। यहां 2 चीजें और दिया है, उपभू और अपभू। ठीक, उपभू और अपभू समझने के लिए देखिए मैं यहां आपको बता देता हूं। जब भू शब्द जुड़ा है तो जान लीजिए किसकी बात कर रहा है, पृथ्वी की। किसकी? पृथ्वी की। ये आपकी पृथ्वी है। चूंकि इसका चक्कर कौन लगा रहा है? इसका चक्कर लगा रही है चंद्रमा। इसका चक्कर कौन लगा रहा है? इसका चक्कर लगा रही है चंद्रमा। ये इसका चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। तो देखिएगा, हाँ, ये आपका ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। देखिए, और ये आपकी क्या है? चंद्रमा है। ये आपकी चंद्रमा है। तो देखिए दूर, कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट सेम है, बस समझने की जरूरत है। ये दूरी और ये दूरी देख लीजिए कौन ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगी, ठीक है, वह अपभू होगी और जो कम होगी वह उपभू होगी। शब्द वही है, केवल भू लग गया है। ये है उपभू, ऐसे कर लीजिए। यहां कर लीजिएगा पास, यहां कर लीजिएगा दूर, जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, इसे कहेंगे उपभू, इसे कहेंगे अपभू, अपभू। अंग्रेजी की बात करें तो पेरी जी करिएगा, पेरी जी। ये है पेरी जी, ठीक है, और ये है अपोजी। क्या है? अपोजी। देखिए चंद्रमा के साथ जी, मैं इसलिए जी यहां दिया है तो मैं एक कॉन्सेप्ट बनाता हूं जो कभी नहीं भूलेगा आपको। जी जो महान है होता है, उसके सामने जी हम लगाते हैं। और चंद्रमा की महानता यह है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, फिर भी वह दुनिया को प्रकाशित करता है। ठीक है, दुनिया को प्रकाशित करता है, लेकिन ठंडा रहता है। ठीक है, क्या रहता है? ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता। सूर्य के पास अपना प्रकाश तो है, वह दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वह गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। करवा चौथ का जो व्रत है उसका मायने जो है वो है, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट लीजिए कि चंद्रमा का व्रत, ठीक है, जो करवा चौथ का व्रत है स्त्रियां इसीलिए रखती होंगी और चंद्रमा को देखकर अपने पति को देखती हैं, ताकि हे चंद्रमा, मेरे पति को आप अपने जैसा बनाइए। क्यों? क्योंकि यही मेरा भरण पोषण करेगा, यही मेरा क्या सब कुछ इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन गर्मी नहीं लाएगा अपने अंदर। ठीक है, कमाए या ना कमाए, मांग कर ही लाए, लेकिन मुझे दे, इसके बाद भी गर्म ना हो, गुस्सा ना हो। इसीलिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। जहां तक मैं मान के चलता हूं ठीक भी लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें तिथि नहीं है। क्या है? तिथि नहीं है, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। अपोजी और पेरिजी हो गया। क्लियर? तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन कल भी आया था, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जवाब है 80 भी सही होगा, 81 भी सही होगा। ठीक है, 29% स्थल है और 81% क्या है आपका? जल है दक्षिणी में। ठीक, और 68% स्थल है उत्तरी गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध में स्थल पूछ ले, उत्तरी गोलार्ध में क्या पूछ ले? गोलार्ध में स्थल पूछ ले कितने प्रतिशत है, तो कुल स्थल का 68% उत्तरी गोलार्ध में स्थल है। क्लियर? ये बात। आगे देखिएगा, कह रहा है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता
बीच में है, कल की वीडियो आप देखिएगा, उसमें जबरदस्त तरीके का मैं बताया हूं कि कुछ भी पूछ दे नहीं गड़बड़ होगा। सियाल व सीमा की सीमा, सियाल व अंतरतम की सीमा, मेंटल व अंतरतम की सीमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुटेनबर्ग पूछ रहा है, मैंने आपको कल एक सूत्र दिया था, कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर जो लोग नहीं देखे होंगे। मैंने दिया था को मो रे गुले, को मोरे गुले, मैंने कहा था कोनराड, कोनराड है ये, क्या है कोनराड, मो से मोहो, रे से रेपटी, ये क्रम से है, गु से गुटेनबर्ग, ये सब नाम है लेहमन, लेहमन, ठीक है। सबसे ऊपर से आती है कोनराड मोहो, ठीक, को मो रे, रेपटी, गुटेनबर्ग और लेहमन। तो ऊपर से आप जानिए क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, बताया गया क्रस्ट, मेंटल और कोर। देखिए तो क्रस्ट के बीच, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच तो हो जाएगी कौन आपसी, कोनराड हो जाएगी, ठीक है। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहो हो जाएगी, कौन हो जाएगी, मोहो हो जाएगी। और देखिए फिर निचला क्रस्ट और निचला क्रस्ट दोनों मेंटल के बीच, आप ऐसे समझिए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। देखिए ये एक चीज मैंने बनाया था, इस तरह से आपको किताबों में भी बना मिल जाएगा। देखिए और ये फिर इसके बीच में ये और ये बनाया गया था, ठीक है। ये तो ये तो हो गई कोनराड, कोनराड हो गई, दोनों क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ये हो गई आपकी मोहो, ठीक है, निचला क्रस्ट और ऊपरा मेंटल, समझ में आई बात। हाँ ये देखिए ये हो गई आपकी कौन सी, रेप्टी, कौन सी हो गई, रेप्टी। और ये हो गई गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। और ये हो गई आपकी लेहमन, लेहमन, क्लियर। तो गुटेनबर्ग देखिए, गुटेनबर्ग मेंटल के बीच है, किसके, मेंटल के बीच, तो मेंटल किसी में और जुड़ा है नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। मेंटल और अंतरतम अगर बात कर ले, मेंटल और अंतरतम, अंतरतम किसे कह रहा है, अगर अंतरतम कोरोड को कह रहा है तो कोई भी इसमें से सही नहीं, मेंटल के बीच है गुटेनबर्ग, ऊपरा मेंटल और, समझ में आ रही बात। देखिए ये अंतर, क्रोड आपका अंतरतम, गुटेनबर्ग निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड, निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड, निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड। बात आपको समझ में आ गई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने पूरा आपको बना दिया है, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति यानी ऊर्जा प्राप्त करता है, गुरुत्वाकर्षण से, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, चट्टानों के भार से, संवहन से। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है कई बार। देखिए यहां सन भी डाल दिया गया है, पीजीटी में पूछ दिया गया है, टीजीटी में पूछ दिया गया है, इससे मत सोचिएगा कि नहीं वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के सहारे और सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। चूंकि विश्वास दिलाने के लिए सन डाल दिया गया है कि ये देखिए ये क्वेश्चन बना है, यानी इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर। आगे अगला है कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। देखिए स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। स्वेस महोदय ने कितने भागों में, 3 भागों में। ये 3 भागों में एक को
जो सबसे ऊपर का है इसे इन्होंने कहा सियाल, सियाल, ठीक है। दूसरे को इन्होंने कहा सीमा, और तीसरे को कहा है निफे, ठीक। इसी का तत्व पूछा है। तो ये जो पदार्थ हैं उन्हीं के शार्ट नेम है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। इसका क्या होता है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। इसका होता है निकिल प्लस फेरस यानी लोहा, ठीक है। अब आप ऑप्शन पे देखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये किसका बंटवारा है? सुएस, सुएस महोदय, ठीक है। किसका है? सुएस महोदय। किसमें पूछ रहा है? निफे में, तो निकिल प्लस लोहा हो जाएगा, आप लगा दिए होंगे निकिल प्लस लोहा। बाकी कुछ भी पूछेगा तो आप लगा ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है। पृथ्वी के गिर्द, पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, बाहरी चट्टानों को क्या कहा जाता है? चर्म, घेरा, परपटी या बाह्य परिधि। तो इसको क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। देखिएगा आज समस्याएं थोड़ा बहुत हर जगह हैं, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि सुएस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। अच्छा, पिछला देख लिए कि नहीं? देख लिए। कह रहा है कि सुएस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है क्या? सीमा, निफे या सियाल। तो अभी मैंने इसको बताया है, जवाब आप लगा दिए होंगे। क्या कहलाती है? सीमा। ये किसकी बनी है? तो ये बनी है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। क्लियर? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। अगला है, कह रहा है कि भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई है। देखिए भूपटल की औसत मोटाई की अगर बात हम करें तो इसके लिए तमाम सारी चीजें दी है। कोई 32 मानता है, कोई 30 मानता है, कोई 200 तक मानता है, लेकिन जो एथेंटिक इसके अनुसार भूभौतिक या अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार है वो आपकी 30 मानी गई है। कितना? 30 मानी गई है। कितना मानी गई है? 30 मानी गई है। और यही सही है क्योंकि इसमें नाम देकर पूछ दिया है। क्या देकर? नाम देकर पूछ दिया है। अगला है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थ तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है, ठीक। तो देखिए अगर इसमें केवल रेडियो सक्रिय पदार्थ ही होता तो वही सही होता, लेकिन दोनों दिया है, ये भी तापीय ऊर्जा की बात किया है, तो इसलिए उपयुक्त दोनों कथन क्या हैं? आपके सही हैं। याद कर लीजिएगा, सही। पृथ्वी ग्रह से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, पृथ्वी ग्रह से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। आइए आगे, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, देखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहने के लिए आसान है, लेकिन कभी कभी आसान क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं और हमको एग्जाम से बाहर कर जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए ये तो बड़ा हो गया। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह की अगर बात करूं तो है बुध। क्या है? बुध। क्लियर? और सबसे छोटा उपग्रह की बात करूं
सबसे छोटा उपग्रह, तो ये है आपका डीमोस। क्या है? डीमोस। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह की बात करूं, उपग्रह तो वो है गैनीमेड। गैनीमेड उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गया? आगे कह रहा है कि मंगल यानी मार्स तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य पिंडों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिएगा, ये आपका मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति। दोनों चक्कर लगा रहे हैं किसका? सूर्य का। दोनों चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का। तो इसी दोनों के बीच ऐसे ऐसे आपको क्षुद्र ग्रह मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे आकाशीय पिंड मिल जाएंगे। इसी को अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह या अंग्रेजी में एस्टेरॉयड कहते हैं। ये एस्टेरॉयड तो जान लीजिए, लिखा तो है ही, आप यहां से आंसर इसका क्लिक कर लीजिएगा। ये एस्टेरॉयड। समझ में आ गई बात? आगे देखिएगा, कह रहा है कि किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। मैं एक दिन पहले दिन ही आपको बताया था, लाल ग्रह मंगल है, लेकिन लाल धब्बा, विशाल लाल धब्बा किस पे पाया जाता है? ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, क्योंकि मैं उतना ही जानता था मंगल के बारे में कि आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण यह ग्रह लाल दिखाई देता है। लेकिन लाल धब्बा, विशाल लाल धब्बा बृहस्पति पर है। किस पर है? बृहस्पति पर है। कंफ्यूज मत होइएगा। समझ में आई बात? ये जो चारों ग्रह हैं, चारों ग्रह की अपनी विशेषताएं हैं। ठीक, जैसे मंगल की विशेषता क्या है? यह लाल ग्रह है। लाल ग्रह है। ठीक है, यह लाल धब्बा, ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। ये सब चारों क्वेश्चन पर विचार किया करिए जब आप कोई सीरीज हल करिए, कोई पेपर हल करिए। ये शनि है, ये वलय वाला है। वलय वाला ग्रह है, इस पर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। क्लियर? तो आपका देखिए तैयारी कितनी जबरदस्त तरीके की हो जाती है। फिर आपको एग्जाम नहीं डराएगा, आप एग्जाम को डराने लगेंगे। आगे कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी पूछ सकता है, तारा भी। तारा क्यों कहते हैं अभी मैं बता रहा हूं। देखिए, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और बुध। ठीक है, तो आप लगा चुके होंगे, शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा तारा। कौन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। शुक्र को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे CO2 का वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल। और CO2 गैस जो है, जानते हैं, तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, क्यों? तापमान को रोकती है, इसलिए यह बहुत गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह यही है, शुक्र। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे अधिक गर्म है, इसलिए इसमें तेज ज्यादा है, प्रकाश की तरह चमकता, इसलिए तारा भी इसे कहते हैं। वह कौन सा ग्रह है जिसको तारा की संज्ञा दी जाती है? तो ये शुक्र है। क्योंकि देखने में पृथ्वी के समान लगता है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शाम का तारा, भोर का तारा भी इसे कहते हैं। ये जान लीजिए, शाम का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं इसको। इस पर कोई उपग्रह नहीं पाया जाता, और बुध पर भी कोई उपग्रह नहीं पाया जाता। ठीक, हाँ, आइए, और बाकी ये सब जान ही रहे हैं, अभी मैंने बताया। आगे देखिएगा, कह रहा है जेनस, टाइटन, हाइपेरियन, ये सब किसके? जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? ठीक है, किस ग्रह के? ऐसे लिखिएगा, उपग्रह हैं। ठीक है,
किस ग्रह के उपग्रह हैं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। तो देखिए, एक क्लू से आप पकड़ सकते हैं, एक क्लू से आप पकड़ सकते हैं। इसमें एक चर्चित नाम दिया है टाइटन। क्या नाम दिया है? टाइटन। ये टाइटन किसका है? शनि का है। और टाइटन शनि का है तो सभी किसके हैं? शनि के उपग्रह हैं। क्लियर हो गया? हाँ, देखिए फबोस और डिमोस जो चर्चित हैं, फबोस और डिमोस ये किसके हैं? मंगल के हैं। ठीक। अगर बृहस्पति की बात मैं करूं, बृहस्पति की बात करूं तो इसके गैनीमेड, यूरोपा और कैलियस्टो इसके चर्चित वाले ये हैं। वरुण की बात करें तो इसका ट्रिटान है चर्चित, ट्रिटान। ठीक है। शनि का तो आप देख ही रहे हैं। इस तरह से उपग्रह के बारे में अगर पूछेगा प्रश्न तो आपका सारा सही होना चाहिए, अब गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो निश्चित तौर पे आपको एक एक टॉपिक एग्जाम तक क्लियर कर दूंगा। अभी 2-2 वीडियो में लेकर आऊंगा, थोड़ा टाइम नहीं था, एग्जाम चल रहे थे कॉलेज में। ठीक, तो लेकिन हो पा रहा है, कोई समस्या नहीं। 4-4 घंटे में पढ़ाऊंगा, बस आप केवल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। कह रहा है कि हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? हैली, गेल और विल्सन क्या है? ठीक है, तो ये जान रहे होंगे आप। हैली का नाम आप सुने होंगे, हैली से ही क्या कर लीजिए, इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो क्या ये उल्का है? नहीं, धूमकेतु है, उपग्रह है, क्षुद्रग्रह है। तो देखिए ये धूमकेतु है। क्या है? धूमकेतु। इसको एक और नाम पुच्छल तारा भी कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। हैली, पुच्छल तारा क्या कहते हैं? पुच्छल। 76 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। कितने? 76 वर्ष में। पुच्छल तारा। इसकी पूंछ सूर्य से दूर होती है। इसकी पूंछ कहां होती है? सूर्य से दूर होती है। अगर आप फिगर देखना चाहें तो मैं इसका फिगर बना देता हूं, देख लीजिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ये सूर्य है, ठीक है, और ये इसी तरह सूर्य के तरफ खींचा आता है ये। ठीक है, जब सूर्य के पास आता है तो इसकी पूंछ जो है ये सूर्य से दूर होती है और सिर जो है सूर्य के पास होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पुच्छल तारा। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, हैली नाम। आगे है कि कहां वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? कहां वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो जो वर्ष का कॉन्सेप्ट है वो सूर्य की परिक्रमा करने से है, सूर्य की परिक्रमा करने से है। और जो दिवस का कॉन्सेप्ट है वो किसी ग्रह के अपने धुरी पर घूमने को दिवस कहते हैं, और जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे हम वर्ष का कॉन्सेप्ट। जैसे पृथ्वी जो है 365 दिन, ठीक है, 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आपके यहां इसे वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसे वर्ष। सबसे छोटा परिक्रमा काल किसका है? बुध का, क्योंकि वो सबसे नजदीक है। तो सबसे छोटा वर्ष कहां? बुध पर होगा। सबसे लंबा वर्ष कहां होगा? जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन में आप देखें बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और प्लूटो, चूंकि ये प्रश्न 2004 का है। कब का है? 2004 का है। और 2006 में 24 अगस्त 2006 को, ठीक है, कौन? AIO, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलकी संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था। इसलिए प्लूटो तो ग्रह ही नहीं रह गया। 2006 के बाद कुल 8 ही ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। तो अब
इसका आंसर तो ये होगा क्योंकि तब की बात है, लेकिन अब अगर अब पूछा जाए तो इसका आंसर होगा वरुण। क्या होगा? वरुण, क्योंकि यही सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर कौन है? वरुण। आप लिख लीजिएगा कि सूर्य से जो ग्रह जितनी दूर रहेगा उसका वर्ष उतना लंबा होगा। इस प्रकार किसका? बुध का वर्ष सबसे छोटा और वरुण का वर्ष सबसे लंबा होगा। समझ में आई बात? हाँ, इस प्रकार बुध का सबसे छोटा और वरुण का सबसे लंबा होगा। ठीक है, वर्ष काल। देखिए लिखने मैं बोल ही दे रहा हूं, लिखने पे बहुत मत जाइएगा। क्लियर? लिखने में बहुत सुंदर, लिखने में बड़ा टाइम चला जाएगा। कह रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह है, अभी मैंने बताया सूर्य के निकटतम कौन है? बुध है। अगर इसको आप जानना चाहें तो देखिए ऐसे है, मैं यही लिख दे रहा हूं टोटल। ये है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है आपका मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण। क्या है? वरुण। इस तरह से है। यदि काल की बात करूं, मैं काल की बात कर लूं, याद आपको भी होना चाहिए, 88 दिन, 225 दिन, ठीक है, 365 सही 25 दिन, मंगल 687 दिन, बृहस्पति 11 वर्ष 11 माह, शनि 29.5 वर्ष या 30 वर्ष, अरुण 84 वर्ष और वरुण 164 या 65 वर्ष है ये। समझ में आई बात? इतने दिन में चक्कर ये सब लगाते हैं। किसका? सूर्य का। तो आप याद रख लीजिएगा क्योंकि पूछा गया है। अगला कह रहा है कि सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न 2013 में आया था। जब 2013 में आया था तब तो इसका आंसर जो था वो बृहस्पति था। क्या था? बृहस्पति। लेकिन अब इसका आंसर अगर 2025 में पूछा जाएगा, 2025 में पूछा जाएगा तो शनि होगा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में शनि के 95 उपग्रह हैं। उपग्रह, अरे शनि के कह रहे हैं, बृहस्पति के और शनि के हैं 145 उपग्रह। उपग्रह। क्लियर? और क्या ना बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र कोई उपग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं। क्लियर? हाँ, तो कैसी लग रही वीडियो? समझ में आपके आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक बार देख लेने के बाद कुछ भी नहीं भूलेगा, कुछ भी नहीं भूलेगा, ये गारंटी है। यदि आप विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, ऐप ज्वाइन करिएगा एग्जाम टाइम एकेडमी, और आपको एक एक टॉपिक एकदम सरलतम से सरलतम ढंग से पढ़ा दिया जाएगा। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान में रखते हुए दिए गए कूटों से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन: सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, अभी मैंने बताया, एकदम सही है। ठीक है। कारण: शुक्र पर सघन वायुमंडल पाया जाता है, यह भी सही है। CO2 का, किसका? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ए तथा आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन सही है। क्लियर? पहला ऑप्शन सही है
100%। अगला कह रहा है कि चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मैं 3-4 बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए फिर आंसर को लगाइए। चंद्र ग्रहण, यह है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं, कोई रटना नहीं है। देखिए हम पृथ्वी पर हैं, हमको सूर्य की किरण दिखाई देती है। हम कहां हैं? पृथ्वी पर हैं, हमको सूर्य की किरण दिखाई देती है। अगर हमारे यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ आ जाए तो सूर्य नहीं दिखेगा, सूर्य नहीं दिखेगा, उसे हम कहेंगे क्या? सूर्य ग्रहण। ग्रहण मतलब धब्बा। देखिए ये है सूर्य, ये है, फिर आपका आ जाएगा बीच में क्या आ गया? चंद्रमा, तभी तो सूर्य नहीं दिखेगा। ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी है। आप कह रहे हो कि मैं टाइम ले रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो देख लेंगे वो आंख में बस जाएगा और वो कभी गलत नहीं होगा। देखिए सूर्य का प्रकाश कौन रोक रहा आने से? चंद्रमा रोक रहा है, यानी यह भाग दिखेगा नहीं पृथ्वी पे लोगों को। इसे हम कह देंगे सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। ये कब होगा? हमेशा अमावस्या को होता है, अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। अब आइए कॉन्सेप्ट दूसरा ले लीजिएगा। ये है आपका चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा चूंकि सूर्य से प्रकाशित होता है, सूर्य का प्रकाश अगर नहीं जाएगा चंद्रमा पर तो भाग प्रकाशित नहीं होगा, वो भाग प्रकाशित नहीं होगा। तो ऐसा क्या हो जाए कि सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा? ठीक है, सूर्य का प्रकाश, तो ये देखिए, ये अगर सूर्य हो जाए, ये आपका क्या है? सूर्य। ये सूर्य हो, सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे आना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? एक चीज ऐसे बना लीजिए, ऊपर किसको कर लीजिए? ऊपर सूर्य को कर लीजिए, सूर्य, हाँ, नीचे चंद्रमा को आप कर लीजिए यहां, ये चंद्रमा। अब सूर्य का प्रकाश कब नहीं आएगा? जब बीच में पृथ्वी आ जाएगी। बीच में पृथ्वी आ गई तो सूर्य का प्रकाश जो है, पृथ्वी अड़ ले रही है, यहां नहीं जा पा रहा है। अड़ मतलब रोकना होता है हमारी तरफ। क्लियर? तो ये भाग नहीं चमकेगा और इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। देखिएगा, ये केवल पूर्णिमा को छोड़ दिया जाए तो चंद्रमा हर दिन आधा अधूरा दिखता है, इसलिए जो चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट है ये पूर्णिमा से लिया गया है। पूर्णिमा को होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। ठीक है, पूर्णिमा को होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। ठीक है, और इसे ही सिजगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिजगी, सिजगी। ठीक है, अब देखिए युति और वियुति की बात करें तो ये है वियुति और ये है युति। क्लियर? पृथ्वी के दोनों तरफ अगर सूर्य और चंद्रमा है तो यह वियुति की स्थिति है, और पृथ्वी की एक तरफ है तो यह है युति की स्थिति। क्लियर? हाँ, अब इसमें से देखिए, कह रहा है कि सूर्य काम अलग है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच, फिर चंद्र ग्रहण। यही आपका सही हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों ओर, सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों ओर, तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति। सेकंड वाली, थर्ड वाली क्या? सूर्य ग्रहण की स्थिति। अब नहीं भूलेंगे, अगर आप भूल गए तो फिर पढ़ने को कोई मतलब नहीं है। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, एक चंद्र दिवस। चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष अपनी धुरी पर एक चक्कर जब लगाता है तो उसे हम चंद्र दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र दिवस। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अपना एक चक्कर लगा देती है तो उसे हम
पृथ्वी दिवस कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से चंद्र दिवस, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा जब अपना एक चक्कर पूरा कर लेते तो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्र दिवस। और ये समय होता है 24 घंटा 52 मिनट का, 24 घंटा 52 मिनट का, समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, ठीक, आगे कह रहा निम्न में से कौन सा युग्म ग्रहों के आकार के अनुसार अवरोही क्रम सही है, अवरोही क्रम में सही है, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा सा सही कर लीजिए, क्रम में सही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा पहले होना चाहिए। तो सबसे बड़ा पहले की बात तो दो ऊपर अपने आप कट गए, बचाइए। सबसे बड़ा है सबसे छोटे की तरफ जाना, कह रहा है बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें शुक्र पहले आ गया है, मंगल पहले आ रहा है, जबकि बुध सबसे बाद में होना चाहिए। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन, कितना, 25 क्वेश्चन सही हो गए। और 25 क्वेश्चन के सहारे आपको लगभग 100 क्वेश्चन बताए गए। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। कहां, आपके एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी सभी में, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो चाहे फिर अलग से टीजीटी पीजीटी का हो। तो इस तरह से आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम लोग इकट्ठा होंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद सुनने के लिए।